मेरे चैनल भाषा कौशल में आपका स्वागत है। सशर्त वाक्य। सशर्त वाक्य अपनाना आपकी भाषा का रोज का हिस्सा है और उन्हें अपनी अंग्रेजी बातचीत में पेश करना सच में आपके संचार के स्तर को सचमुच बेहतर बना सकता है। वे कई मकसद पूरे करते हैं और कई अलग-अलग रूप लेते हैं। अलग-अलग परिदृश्यों और उनके संभावित नतीजों को तैयार करके सशर्त हमें विकल्पों का मूल्यांकन करने, नतीजों का अंदाजा लगाने और रणनीतिक चुनाव करने के योग्य बनाते हैं। वे अक्सर कथनों को नरम बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे वे कम प्रत्यक्ष और ज्यादा विनम्र हो जाते हैं। ये हमें किसी घटना के प्रति मनोवृत्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला को व्यक्त करने की अनुमति देते हैं। मेरा नाम है विक्रम सिंह बसाती। इस वीडियो में मैं और विस्तार से बताऊंगा कि सशर्त वाक्य क्या होते हैं, आसान शब्दों में। मुझे आशा है कि परिणाम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। अपने आप को पूर्ण लाभ पहुंचाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाएं। यह मुझे बहुत प्रेरित करता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझसे जुड़े रहें ताकि आपको बिना किसी देरी के आने वाले वीडियो की सूचना समय पर मिल सके। पसंद करें, टिप्पणी करें और साझा करें। इस चैनल में मैं भाषा कौशल की बारीकियों पर प्रकाश डालता हूं। सशर्त वाक्य ऐसे कथन होते हैं जो जाने पहचाने कारकों या काल्पनिक स्थितियों और उनके नतीजों के बारे में चर्चा करते हैं। सशर्त वाक्य प्राकृतिक भाषा के वाक्य होते हैं जो इंगित करते हैं कि एक चीज किसी दूसरी चीज पर निर्भर करती है। इन्हें ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वाक्य के मुख्य उपवाक्य का असर आश्रित उपवाक्य पर सशर्त होता है। सशर्त किसी खास स्थिति के नतीजे का वर्णन करते हैं। ये हमें अनुमानों, कारण और प्रभाव, परिदृश्यों, मनगढ़ंत हकीकतों पर चर्चा करने के लिए साधारण तथ्यों को बयान करने से आगे बढ़ने की अनुमति देते हैं। अंग्रेजी में बहुत सारे सशर्त रूप वाक्यों में उपयोग किए जाते हैं, जिनमें भूतकालों में से किसी एक में क्रियाएं शामिल होती हैं। इस इस्तेमाल को अवास्तविक अतीत कहा जाता है, क्योंकि हम एक भूतकाल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम असल में अतीत में घटित हुई किसी चीज का जिक्र नहीं कर रहे होते हैं। क्रियाकाल युग्मन को शर्त की किस्म, वास्तविक, अवास्तविक, अतीत आदि को दिखाने के लिए संरेखित होना चाहिए। इफ उपवाक्य आपको शर्त बताता है और मुख्य उपवाक्य आपको परिणाम बताता है। कर्ता, शर्त, इफ उपवाक्य और परिणाम उपवाक्य दोनों में गतिविधि करता है। ध्यान इस बात पर केंद्रित होता है कि गतिविधि कौन करता है। सशर्त की 5 किस्में होती हैं: शून्य सशर्त, प्रथम सशर्त, द्वितीय सशर्त, तृतीय सशर्त और मिश्रित सशर्त। शून्य सशर्त का इस्तेमाल सामान्य सत्य और वैज्ञानिक तथ्यों के लिए किया जाता है। प्रथम सशर्त वास्तविक और संभावित भविष्य की स्थितियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द्वितीय सशर्त कल्पनात्मक या असंभावित वर्तमान भविष्य की स्थितियों के लिए इस्तेमाल होता है।
तृतीय सशर्त काल्पनिक भूतकालीन स्थितियों और उनके असंभव नतीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और मिश्रित सशर्त का इस्तेमाल समय के संदर्भों को मिलाने के लिए किया जाता है, सबसे आम तौर पर भूतकालीन स्थिति को वर्तमान परिणाम के साथ। शून्य सशर्त वाक्य। शून्य सशर्त बताता है कि आमतौर पर क्या होता है, एक शर्त जो पूरी हो भी सकती है या नहीं भी। इसे खुली शर्त भी कहा जाता है। हम शून्य सशर्त का इस्तेमाल उन चीजों के बारे में बात करने के लिए करते हैं जो आमतौर पर सच होती हैं, खासकर कानूनों और नियमों के लिए। इसका इस्तेमाल स्थायी सच को प्रकट करने के लिए किया जाता है। यह मुमकिन है और इसकी बहुत संभावना भी है कि शर्त पूरी हो जाएगी। शून्य सशर्त वाक्य की संरचना इस प्रकार है। अधीनस्थ उपवाक्य, जिसे कभी-कभी इफ उपवाक्य भी कहा जाता है, और मुख्य उपवाक्य आमतौर पर साधारण वर्तमान काल में होते हैं। वाक्य के अंत में एक पूर्ण विराम लगाया जाता है। If you heat water, it boils. अगर आप पानी गर्म करते हैं तो वह उबल जाता है। If I am tired, I go to bed early. अगर मैं थका हुआ होता हूँ तो मैं जल्दी सो जाता हूँ। शून्य सशर्त वाक्यों में अर्थ के बिना किसी परिवर्तन के if की जगह when का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इस परिवर्तन को तब कर सकते हैं जब आप इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि शर्त स्वाभाविक रूप से घटित ही होगी या ज्यादा प्राकृतिक लगेगी। When the sun shines, plants grow. जब सूरज चमकता है तो पौधे बढ़ते हैं। When the baby wakes up, he cries. जब बच्चा जागता है तो वह रोता है। प्रथम सशर्त वाक्य। प्रथम सशर्त किसी खास स्थिति का वर्णन करता है, एक शर्त जो पूरी हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। इसे अस्वीकृत शर्त भी कहा जाता है। हम प्रथम सशर्त का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम भविष्य की उन स्थितियों के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में हम विश्वास करते हैं कि वे असली या मुमकिन हैं। इसका इस्तेमाल वर्तमान या भविष्य में एक यथार्थवादी स्थिति को प्रकट करने के लिए किया जाता है। यह मुमकिन है, लेकिन बहुत कम संभावना है कि शर्त पूरी होगी। प्रथम सशर्त वाक्य की संरचना इस प्रकार है। अधीनस्थ उपवाक्य साधारण वर्तमान काल में होना चाहिए। उसके बाद एक रूपात्मक क्रिया जैसे विल या एक आज्ञावाचक क्रिया, और मुख्य उपवाक्य साधारण भविष्य काल में होना चाहिए। वाक्य के अंत में एक पूर्ण विराम लगाया जाता है।
She would come if she had time. अगर उसके पास समय होता तो वह आ जाती. If I were not so busy, I would go to the station with you. अगर मैं इतना व्यस्त नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ स्टेशन जाता. द्वितीय सशर्त वाक्य. एक ऐसी शर्त जो सच नहीं हो सकती. इसे काल्पनिक शर्त भी कहा जाता है. द्वितीय सशर्त का इस्तेमाल वर्तमान या भविष्य की ऐसी स्थितियों की कल्पना करने के लिए किया जाता है जो असल में नामुमकिन या असंभावित हों. इसका इस्तेमाल वर्तमान या भविष्य में असंभव या नामुमकिन स्थितियों को प्रकट करने के लिए किया जाता है. यह नामुमकिन है कि शर्त पूरी हो जाएगी, क्योंकि यह भूतकाल को प्रदर्शित करती है. द्वितीय सशर्त वाक्य की संरचना इस प्रकार है. इन वाक्यों को सही ढंग से बनाने के लिए अधीनस्थ उपवाक्य साधारण भूतकाल में होना चाहिए. फिर एक भूतकाल उपात्मक क्रिया जैसे वुड, शुड, माइट या कुड जोड़ें और उसके बाद मुख्य क्रिया का आधार रूप आता है. वाक्य के अंत में एक पूर्ण विराम लगाया जाता है. If I were a millionaire, I would help the poor. अगर मैं करोड़पति होता तो मैं गरीबों की मदद करता. What would you do if you were attacked by a dacoit? अगर आप पर कोई डाकू हमला कर देता तो आप क्या करते? तृतीय सशर्त वाक्य. हम तृतीय सशर्त का इस्तेमाल असंभव स्थितियों के बारे में बात करने के लिए करते हैं, जैसे द्वितीय सशर्त में भूतकाल में. हम अक्सर पछतावे का वर्णन करने के लिए तृतीय सशर्त का इस्तेमाल करते हैं. तृतीय सशर्त काल्पनिक अतीत की स्थितियों को दर्शाते हैं. दूसरे शब्दों में वे बताते हैं कि वर्तमान परिदृश्य कैसे बदल गए होते अगर अतीत में कुछ अलग हुआ होता. तृतीय सशर्त की संरचना इस प्रकार है. इन वाक्यों को अधीनस्थ उपवाक्य में पूर्ण भूतकाल इस्तेमाल करके मुख्य उपवाक्य में एक भूतकाल रूपात्मक सहायक क्रिया हैव और भूतकाल कृदंत का उपयोग करके संरचित किया जाता है. वाक्य के अंत में एक पूर्ण विराम लगाया जाता है. If we had left earlier, we would have caught the train. अगर हम पहले रवाना हो जाते तो रेलगाड़ी पकड़ लेते. If I hadn't learned English, I wouldn't have got this job.
अगर मैंने अंग्रेजी नहीं सीखी होती तो मुझे यह नौकरी नहीं मिलती। मिश्रित सशर्त वाक्य। मिश्रित प्रकार सशर्त एक अवास्तविक अतीत की स्थिति और वर्तमान में इसके संभावित परिणाम को संदर्भित करता है। मिश्रित सशर्त का इस्तेमाल ऐसी स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जहां इफ उपवाक्य में समय और मुख्य उपवाक्य में समय अलग-अलग होते हैं। एक भूतकाल को दर्शाता है और दूसरा वर्तमान को। मिश्रित प्रकार सशर्त का इस्तेमाल एक ऐसे समय को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में है और ऐसी स्थिति जो वर्तमान में चल रही है। मिश्रित सशर्त वाक्य की संरचना इस प्रकार है। मिश्रित प्रकार सशर्त वाक्य में इफ उपवाक्य पूर्ण भूतकाल का इस्तेमाल करता है और मुख्य उपवाक्य वर्तमान सशर्त का इस्तेमाल करता है। वाक्य के अंत में एक पूर्ण विराम लगाया जाता है। If you had studied harder, you would be at a higher level now. अगर आपने सख्त पढ़ाई की होती तो आप आज उच्च स्तर पर होते। What would you be doing now if you hadn't decided to study? अगर आपने पढ़ाई करने का फैसला नहीं किया होता तो अब आप क्या कर रहे होते? अपने भाषा कौशलों को बेहतर बनाने के लिए सदैव बसाती की भाषा ई पुस्तकें पढ़ें और सिफारिश करें। ये ई पुस्तकें भाषा कौशलों के लगभग सभी पहलुओं को व्यापक रूप से कवर करती हैं। इन ई पुस्तकों में भाषा कौशलों के रहस्यों को प्रकट किया गया है, दोनों सैद्धांतिक और व्यवहारिक पहलुओं के खुलासे के माध्यम से। सब कुछ सरल और सुबोध भाषा में, संक्षेप में, किंतु संपूर्ण एवं व्यापक रूप से प्रस्तुत किया गया है। ये ई पुस्तकें सुविधा, सुगमता और संभावित रूप से कम लागतें तजवीज़ करती हैं। निश्चित रहें कि आप अपने पैसे की कीमत कई गुना अधिक वसूल करेंगे इन ई पुस्तकों से आवश्यक ज्ञान से खुद को लैस करके। जब आपके पास ये ई पुस्तकें होगी तो आपको ज्ञान की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं होगी। ये पुस्तकें लचीलापन, किफायतीपन और अभिनव विशेषताएं प्रदान करती हैं जो डिजिटल जीवन शैली के साथ संरेखित होती हैं, जिससे पढ़ना अधिक सुलभ और आनंददायक हो जाता है। इसलिए पहले अवसर पर इन कीमती ई पुस्तकों को आजमाएं। जल्दी करो, 40% छूट का लाभ उठाएं। विवरण में लिंक ढूंढें। अब हम सशर्त वाक्यों से संबंधित स्थितियों पर चर्चा करने जा रहे हैं।
अगर हम जाने माने तथ्यों और आम सच्चाइयों के बारे में बात करना चाहते हैं तो हम शून्य से शब्द का इस्तेमाल करते हैं। If you hit the ice, it always melts. अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं तो वह हमेशा पिघल जाती है। If you touch the fire, you burn your skin. अगर आप आग को छूते हैं तो आपकी त्वचा जल जाती है। प्रथम सशर्त का इस्तेमाल भविष्य, घटनाओं या स्थितियों के बारे में बात करने के लिए किया जा सकता है जो हो सकती हैं। If my teacher comes, she will give me my exam results. अगर मेरी शिक्षिका आती है तो वह मुझे मेरी परीक्षा के परिणाम देगी। If the weather is nice, we will go out to the park for lunch. अगर मौसम अच्छा रहा तो हम दोपहर के भोजन के लिए पार्क में जाएंगे। प्रथम सशर्त का इस्तेमाल किसी योजना का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है जिसे साकार किया जा सकता है अगर कोई खास शर्त पूरी होती है। If it does not rain tomorrow, I will go to the beach with my daughter. अगर कल बारिश नहीं हुई तो मैं अपनी बेटी के साथ समुद्र तट पर जाऊंगा। If the weather improves, we will go for a walk. अगर मौसम सुधरता है तो हम टहलने जाएंगे। हम सलाह देने या अपनी राय बताने के लिए प्रथम और द्वितीय सशर्त वाक्यों का इस्तेमाल कर सकते हैं। If I were you, I would buy this green car. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यह हरी कार खरीद लेता। If you learn another language, you will easily find a better job. अगर तुम कोई दूसरी भाषा सीख लेते हो तो तुम्हें आसानी से बेहतर नौकरी मिल जाएगी। द्वितीय सशर्त का इस्तेमाल भविष्य की उन घटनाओं या स्थितियों को बताने के लिए किया जा सकता है जिनके कल्पनात्मक होने की सबसे ज्यादा संभावना है।
If only you knew more about that issue, we would be able to reach our target. यदि आपको इस मुद्दे के बारे में ज़्यादा पता होता, तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के समर्थ होते। You would be able to travel more if you had more money. अगर आपके पास ज़्यादा पैसे होते, तो आप ज़्यादा यात्रा कर सकेंगे। द्वितीय और तृतीय सशर्त का इस्तेमाल हमारी मौजूदा या पिछली स्थितियों के बारे में अफसोस जाहिर करने के लिए किया जा सकता है। If I had more money, I would buy a new house. The second conditional. अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे होते, तो मैं नया घर खरीद लेता। द्वितीय सशर्त। If I had known about his illness, I would have called him earlier. The third conditional. अगर मुझे उसकी बीमारी के बारे में पता होता, तो मैं उसे पहले ही फ़ोन करता। तृतीय सशर्त। तृतीय सशर्त का इस्तेमाल अतीत की उन घटनाओं या स्थितियों के लिए किया जा सकता है, जो पूरी तरह से काल्पनिक या कल्पित मनगढ़ंत हों। If you had been brought up in Africa, you would not have received a good education. अगर आपका पालन पोषण अफ्रीका में हुआ होता, तो आपको अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं होती। They would have seen the world if they had taken more interest earlier. अगर उन्होंने पहले ज़्यादा दिलचस्पी ली होती, तो वे दुनिया देख लेते। वर्तमान नतीजे वाली अतीत की स्थिति मिश्रित सशर्त की सबसे आम किस्म है। यह बताती है कि अतीत की कोई कार्रवाई या स्थिति का एक अलग वर्तमान नतीजा कैसे अलग होता, अगर चीजें अलग तरह से हुई होती। If I had studied engineering, I would be rich now. अगर मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की होती, तो मैं अब अमीर होता। If you hadn't missed the flight, you would be on a beach in Bali today.
अगर आपकी फ्लाइट नहीं छूट गई होती तो आप आज बाली के किसी बीच पर होते। मिश्रित सशर्त की अतीत की किस्म के नतीजे वाली एक सामान्य वर्तमान स्थिति कम आम है लेकिन फिर भी इस्तेमाल होती है। यह बताती है कि कैसे एक सामान्य चल रही वर्तमान विशेषता ने एक अलग अतीत नतीजा लाया होगा। If I were not afraid of heights, I would have climbed the mountain with them. अगर मुझे ऊंचाई से डर नहीं लगता होता, तो मैं उनके साथ पहाड़ पर चढ़ जाता। If she weren't such a great leader, the project would have failed last year. अगर वह इतनी महान नेता नहीं होती, तो यह परियोजना पिछले साल असफल हो गई होती। हम अंग्रेजी में सशर्त मनोदशा का इस्तेमाल यह व्यक्त करने के लिए करते हैं कि कुछ सच है या तभी घटित होगा जब कोई दूसरी चीज भी घटित होगी। सशर्त बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं और कई अलग-अलग रूप लेते हैं। सशर्त वाक्य मूल रूप से उपयुक्त होते हैं क्योंकि वे प्राथमिक व्याकरणिक उपकरण हैं जिनका उपयोग हम संभावना, परिणाम और घटनाओं के बीच संबंध का पता लगाने के लिए करते हैं। सारांश में, सशर्त वाक्य क्या होगा अगर की भाषा है और परिकल्पना बनाने की यह क्षमता इंसानी बुद्धि, रचनात्मकता और सामाजिक परस्पर प्रभाव की एक आधारशिला है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी और आपके ज्ञान और अभ्यास में इजाफा करेगी। निश्चित रहें, आप हमेशा मेरे वीडियो से लाभ उठाते रहेंगे। मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। आप भाषा कौशल को लाइक और सब्सक्राइब करें, यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।